गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जनरली जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन वो कहाँ पे होता है, अपर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था जब हमने इम्प्लांटेशन वगैरह देखा था। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसको छोड़ के कहीं पे भी हो सकता है, मतलब या तो एक्स्ट्रा यूट्राइन हो सकता है या हो सकता है इंट्रा यूट्राइन। इंट्रा यूट्राइन का मतलब है सर्विक्स वाले एरिया में, यूट्रस के नीचे सर्विक्स वाले एरिया में, तो इसको बोल सकते हैं हम सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्स्ट्रा यूट्राइन में क्या आता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन में आता है आपका ट्यूबल प्रेगनेंसी, जो कि मोस्ट कॉमन है। क्या आता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी, मतलब फैलोपियन ट्यूब इसको कह सकते हैं हम। ओवरी भी हो सकता है और आपका एक और पार्ट होता है ओवरी के अलावा अब्डोमेन वाले रीजन में भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन हमारे 3 जगह पे देखने को मिल सकता है हमें, या तो ओवरी में, या तो फैलोपियन ट्यूब में, या तो अब्डोमेन में। अब उनमें से भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, उनमें से भी एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर सबसे कॉमन होता है ट्यूबल या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तो मोस्ट कॉमन फैलोपियन ट्यूब है। अगर इसके भी पार्ट दे दिए जाएं, जैसे एम्पुला, ठीक है, एम्पुला के बाद हमारा कौन सा, इस्थमस वाला पार्ट सुना होगा आपने, इस्थमस। इनफंडिबुलम पता होगा आपको कहाँ पे होता है, और इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम, तो ये 4 पार्ट हमारे ट्यूबल प्रेगनेंसी में या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, जब ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है तो 4 पार्ट मोस्ट कॉमन होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है 55%। ये कई बुक्स में आपको 70 to 80% भी लिखा देखने को मिल सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि एम्पुला सबसे कॉमन है, ठीक है। फिर आता है हमारा इस्थमस। इस्थमस कितना % देखने को मिलता है हमारे को, उसके बाद इस्थमस प्रेगनेंसी ही होती है, क्या, 25%। और रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी अभी हम पढ़ेंगे, तो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली इस्थमस वाले पार्ट में ही देखने को मिलती है आपको। अगला आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम आपका 23%, और सबसे कम देखने को मिलता है आपका इंटरस्टिशियम वाले पार्ट में, ठीक है, कितना, 2%। तो ये तो पढ़ लिया हमने हमने बोला एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ पे होती है, एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम और इंटरस्टिशियम। क्लियर हो गया इतना। अब हम इसके पढ़ लेते हैं कि इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इटियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, PID, ठीक है। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, ऊफ्राइटिस देखने को मिल सकता है, सुना होगा आपने ऊफ्राइटिस, साल्पिंजाइटिस और मेट्राइटिस, ठीक है। मेट्राइटिस क्या है, जो आपका वॉल है, यूट्रस की वॉल में अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। PID का मतलब ही क्या है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब कोई चीज़ है, सपोज उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, अंदर की साइड कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और जो भी जाइगोट वगैरह का इम्प्लांट फॉर्मेशन होना होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी ट्यूबल आर्टरी या कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सपोज पहले ऐसी थी, बाद में इन्फ्लामेशन हुआ तो बाहर की साइड तो इन्फ्लामेशन हुआ, अंदर की साइड कंस्ट्रिक्ट हुई, तो ये वाला पार्ट यहीं पे अठेर हो गया या अडहेशन हो गया इसका, और यहीं पे इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा PID। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, PID, यही याद रखना है आपको। दूसरा क्या हो सकता है, और क्या कॉज हो सकते हैं इसके। अब आपने सुना होगा वजाइनाइटिस। वजाइनाइटिस 3 या 4 टाइप के होते हैं अलग अलग, फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, और वायरल हो सकता है, ठीक है। तो हमको जो वजाइनाइटिस, कौन सा वजाइनाइटिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज करता है, तो वो देखने को मिलता है हमें क्लैमाइडियल ट्राइकोमेटिस, ठीक है, क्लैमाइडियल ट्राइकोमेटिस वजाइनाइटिस, ठीक है। क्लैमाइडियल ट्राइकोमेटिस वजाइनाइटिस क्या कॉज करता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके अलावा आपको पता है, या अगर अर्लियर या प्रीवियस हिस्ट्री हो किसी पेशेंट को, प्रीवियसली उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी हो, या हो सकता है कि उसकी एडवांस एज हो, एडवांस एज भी एक कारण हो सकता है, या और क्या हो सकता है, आपने एक चीज़ सुनी होगी, इन कॉज के अलावा एक और कॉज होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एक तो होता है, सुना होगा ये आपने, जिफ्ट, एक सुना होगा आपने गिफ्ट, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, इन विट्रो इंसेमिनेशन।
तो ये कुछ टेक्निक्स पढ़ी होंगी आपने। क्या होता है जाइगोट, इनको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो गिफ्ट में क्या होता है, जाइगोट को इम्प्लांट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और गिफ्ट में क्या होता है, जी से आप समझ सकते हैं गैमेट को इम्प्लांट करते हैं। इसमें तो जाइगोट होता है, जब दोनों गैमेट मिलके एक बनाते हैं तो उसको जाइगोट बोलते हैं। और जब ये एक पर्टिकुलर गैमेट का होता है तो उसको गैमेट इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अगला हम करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है। स्पर्म का इंसेमिनेशन कर रहे हैं या इन विट्रो इंसेमिनेशन कर रहे हैं, तो इन सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की वजह से भी क्या हो सकता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है। और मतलब ट्यूबुलर ट्रॉमा हो सकता है इनके चक्कर में, ट्यूबर की अगर ट्रॉमा वगैरह हो गया वहाँ पे, या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया इन सब की वजह से, ठीक है। ये तो कारण है ही है, इनके साथ ट्यूब का ट्रॉमा हो गया या वहाँ पे ट्यूब का अडेशन हो गया या कोई इन्फ्लामेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया, ये भी कारण है हमारे किसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो ये तो हमने पढ़ लिए कॉज। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे कि साइनम सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको जब आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो फंडल हाइट कैसी देखने को मिलेगी, आपको फंडल हाइट कैसी देखने को मिलेगी, बढ़ेगी फंडल हाइट, फंडस में तो है ही नहीं, यूट्रस में है ही नहीं, तो फंडल हाइट डिक्रीज हुई होगी। डिक्रीज मतलब बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी। दूसरा आपको प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। तीसरा आपको और क्या इसमें देखने को मिल सकता है, पेन जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लगभग 100% केसेस में पेन रहता है। क्लियर हो गया इतना आपका। उसके अलावा अब ये पेन कहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर राइट ट्यूब में हो रखा हो तो राइट साइड दिखेगा पेन, कैसा कहाँ दिखेगा, 100% केसेस में होता है राइट या लेफ्ट साइड हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में राइट या लेफ्ट साइड हो सकता है। तीसरी चीज़ इसके बारे में क्या है, ये पेन कहाँ होगा, जो हमारा यूट्रस वाला पार्ट होता है उसके जो नर्व एंडिंग्स रहते हैं वो हमारे शोल्डर्स की साइड को रहते हैं, ठीक है। शोल्डर्स की साइड को ऐसे नर्व एंडिंग्स रहते हैं उसके, तो जैसे ही पेन होता है वो रेडिएट होता है शोल्डर की साइड को, रेडिएटिव पेन होता है इसमें, लोकलाइज पेन नहीं होता, रेडिएटिव पेन होता है, ठीक है। रेडिएशन होगा पेन का शोल्डर की तरफ को। इतना समझ में आ गया। तो ये तो था पेन के बारे में। अब क्या हो सकता है, और अब ये तो था आपका जब आपका जो ट्यूब है उसमें क्या हो रखा है, इम्प्लांटेशन हो रखा है। कभी कभी क्या हो जाता है वो रप्चर भी हो सकता है, वहाँ पे क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। अगर रप्चर होता है तो क्या होता है, ब्लड लॉस वगैरह होगा। तो ब्लड लॉस वगैरह होगा तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है आपका कुलिन साइन। कुलिन साइन क्या होता है, जो आपका पैराअम्ब्लाइकस एरिया होता है ना, पैराअम्ब्लाइकस एरिया के चारों साइड आपको ऐसे ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं कुलिन साइन। इसके अलावा ये कहाँ पे पाया जाता है कुलिन साइन, ये जब आपका रप्चर्ड पेनक्रेटाइटिस पढ़ेंगे या हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस पढ़ेंगे उसमें भी देखने को मिल सकता है, आपका मिलता है, ठीक है। पेनक्रेटाइटिस में भी कुलिन साइन देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जब रप्चर्ड आपका क्या हो रखा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है तब भी देखने को मिलेगा। दूसरा, अब रप्चर हुई है तो शॉक भी होगा, ठीक है। अगर जब भी शॉक होता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बीपी होता है हमेशा कैसा होगा, डिक्रीज होगा, और बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करेगी तो हार्ट रेट कैसा होगा, इंक्रीज होगा। बीपी हमेशा लो होगा और हार्ट रेट हमेशा ज़्यादा होगा, तो ये हो सकता है शॉक, ठीक। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा रप्चर्ड और ये हो गए हमारे साइनम सिम्टम। पेन रहेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम रहेगा, शॉक हो सकता है, कुलिन साइन हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन है। क्लियर हो गया। और नोजिया वोमिटिंग वो सारी चीज़ें मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि वो हर जगह ही होती है, वो आपको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक करेंगे क्योंकि हमको पता है ये कैसे होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो ये डिक्रीज देखने को मिलेंगे हमको। इसके अलावा इनमें हम लेप्रोटॉमी और लेप्रोस्कोपी करते हैं। लेकिन ये कब करेंगे हम, अगर हम लेप्रोटॉमी लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं तो पेशेंट की कंडीशन अगर वो स्टेबल नहीं है, मतलब हेमरेज हो रहा है पेशेंट को या शॉक हो रखा है, उस केस में हम पहले शॉक का मैनेजमेंट करते हैं तब जाके ये डायग्नोसिस करते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा हम कर सकते हैं यूएसजी, ठीक है। अब बताओ कन्फर्मेटरी कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। तो कन्फर्मेटरी हमारा लेप्रोस्कोपी ही होता है, ठीक है, लेप्रोस्कोपी लेप्रोटमी। यूएसजी बहुत सारे लोग सोचते हैं यूएसजी होगा क्योंकि बहुत सारे केसेस में यूएसजी फाइनल डायग्नोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी क्या होता है, कन्फर्मेटरी होता है। इसके अलावा एक और डायग्नोसिस देखने को मिल सकता है इसमें, आपने सुना होगा कोल्डोस्कोपी।
कुल्डोसिंथेसिस, सॉरी, कुल्डोसिंथेसिस। कुल्डोसिंथेसिस क्या होता है? कुल्डोसिंथेसिस क्या होता है? आपने सुना है, एक सुना होगा आपने कुल्डोसैक, सुना होगा, या आपने पाउच ऑफ डगलस सुना है? पाउच ऑफ डगलस क्या होता है? एक्चुअली ये पाउच ऑफ डगलस और कुल्डोसिस एक ही है। इसमें होता क्या है, जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस वाला पार्ट, सपोज ये यूट्रस वाला पार्ट है इधर, ठीक है, और ये हमारा रेक्टम वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक पेरिटोनियम की लेयर होती है, ठीक है। पेरिटोनियम किसके बीच में होती है? यूट्रस के और रेक्टम के, तो उसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। तो इसमें से हम क्या करते हैं, सिंथेसिस कर लेते हैं, मतलब फ्लूइड का एस्पिरेट कर लेते हैं, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कुल्डोसिंथेसिस भी इसका एक डायग्नोसिस है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, जो थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो एक तो हम रप्चर्ड वाले की बात कर सकते हैं, रप्चर्ड वाले में क्या करेंगे, और एक हम अनरप्चर्ड की बात कर सकते हैं, ठीक है। इनमें भी, इनको अभी साइड पे रख देते हैं, तो हम बात करते हैं कंजर्वेटिव। एक देखने को मिलता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का हमेशा मतलब जहाँ पे भी होगा वो होगा प्रिवेंट करने वाला, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं हम। और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में डिफरेंस, ये प्रिवेंट करता है, ये नहीं करता। क्या प्रिवेंट करता है आप देख लेते हैं। एक सुना होगा आपने साल्पिंगस्टॉमी, ओस्टॉमी लगा है ना, और एक होता है इसमें साल्पिंगोटॉमी, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव में साल्पिंगस एक्टमी, साल्पिंगक्टमी, एक्टमी, ठीक है, ECTOMY लगा लीजिएगा लास्ट में, ठीक, साल्पिंगक्टमी। तो ये 3 टर्म्स आती है। कंजर्वेटिव में क्या है, यहाँ पे आपने जो फेलोपियन ट्यूब है, अब हमने बोला कि फेलोपियन ट्यूब वाली कंडीशन है, तो फेलोपियन ट्यूब में आप क्या करते हैं, साल्पिंगोस्टोमी, जो ओस्टोमी वाला वर्ड है, उसमें याद रखना कि जहाँ पे सपोज यहाँ पे आपका वो मटेरियल था, तो इसको कंटिन्यू तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इंसीजन करके इस वाले पार्ट को निकाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बिना सूचरिंग के छोड़ देते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। ट्यूब में हम क्या करते हैं, जिस वाले पार्ट में, जैसे एम्पुला वाला पार्ट है या एस्थमस वाला पार्ट है, वहाँ पे इंसीजन करेंगे, फीकल मटेरियल को निकाल लेंगे बाहर और उसको ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो गई तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लेज़र वगैरह की उससे ब्लीडिंग को स्टॉप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सूचरिंग नहीं करते हैं, सूचरिंग नहीं करते हैं फर्स्ट वाली साल्पिंगोस्टोमी में। अब दूसरा आता है साल्पिंगोटॉमी, इसमें भी सेम चीज़ होती है, लेकिन इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे सूचरिंग कर देते हैं उसके ऊपर से। क्लियर हो गया? तो इतना ही अंतर है, हम वहाँ पे इंसीजन तो करेंगे, वहाँ से मटेरियल तो निकालेंगे। साल्पिंगोस्टोमी में हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, जबकि साल्पिंगोटॉमी में क्या करते हैं, वहाँ पे सूचरिंग करते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब बात करते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव। तो इसमें हमारा फेलोपियन ट्यूब बच रही है सीधे सीधा। इसमें एक और चीज़ होती है, सेगमेंटेशन, रिसेक्शन और अनास्मोसिस, ठीक है। अनास्मोसिस कर देते हैं, जैसे सपोज हमने ये कट कर दिया, ठीक है, कट करने के बाद जहाँ पे हमने फीकल मटेरियल निकाल लिया, फिर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, थोड़ा सा शॉर्टनिंग हो जाएगा। जैसे पहले लेंथ इतनी थी, तो आपने अनास्मोसिस किया तो उसकी लेंथ इतनी हो गई, ठीक है, अनास्मोसिस कर देते हैं उसको कट करके। तो सेगमेंटेशन, रिसेक्शन और अनास्मोसिस भी हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमने नॉन कंजर्वेटिव में पढ़ लिया क्या, साल्पिंगक्टमी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा रप्चर हो जाता है या इन्फेक्शन वाला केस हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूरा इन्वॉल्व हो जाता है हमारा, और चांसेस नहीं होते कि अब यहाँ पे साल्पिंगोस्टोमी या साल्पिंगोटॉमी यूज़ की जा सके, तो उस केस में हम साल्पिंगेक्टमी करते हैं और ये पूरा का पूरा रिमूव कर लेते हैं फेलोपियन ट्यूब को। क्लियर हो गया? ये सारे थे हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट। हमेशा हम मेडिकल पहले पढ़ते हैं, लेकिन आज हमने पढ़ा सर्जिकल। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब कंजर्वेटिव में ही मेडिकल मैनेजमेंट भी आएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम जो मोस्ट कॉमन है, मैं केवल इसी की बात करूंगा, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन और बाकी सारी चीज़ें भी देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है, मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट कौन सी ड्रग है, आप ये बताओगे मुझे ये कौन सी ड्रग है। आज का क्वेश्चन मेथोट्रेक्सेट कौन सी ड्रग है। तो इसका काम होता है जो भी सेल डिवीज़न हो रहा है, सपोज यहाँ पे सेल डिवीज़न हो रहा होगा ना कुछ, अभी हमने यहाँ पे, ये तो मेडिकल वाला है, कौन सा मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, केवल मेडिसिन ही तो देते हैं। तो आपको समझ जाना है कंजर्वेटिव कौन सा मैनेजमेंट होगा
और नॉन कंजर्वेटिव कौन सा होगा। कंजर्वेटिव मतलब जो प्रिवेंट कर रहा है किससे, ज़्यादा डैमेज होने से। तो सेल डिवीज़न को ये स्टॉप कर देता है, ठीक है, सेल डिवीज़न नहीं होने देता। सपोज ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही थी, यहाँ पे स्टॉप कर देगा, सेल का साइज जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है। अब ये देते कैसे हैं, इसका डोज आपने पढ़ा होगा 50 mg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको देते हैं और ये अल्टरनेटिव डे पे दिया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि अल्टरनेटिव डे पे जब देते हैं तो उसके लिए एब्रीवेशन क्या है। एब्रीवेशन समझते हैं हम, जैसे वंस इन अ डे के लिए OD, ट्वाइस इन अ डे के लिए BD, TDS ऐसे यूज़ होता है ना। जब हम अल्टरनेटिव डे पे कोई मेडिसिन देते हैं तो उसको हम किस एब्रीवेशन से लिखते हैं। तो दो क्वेश्चन हमारे ये हो गए। पहला है आपका कौन सा, पहला है कौन सा, पहला हमने इस सेल डिवीजन को स्टॉप किया, दूसरा हमने इसके डोज पढ़ ली। तीसरी चीज़ कैसे देते हैं मेथोट्रेक्सेट, ये दी जाती है IM। क्लियर हो गया। तो ये मेथोट्रेक्सेट के बारे में था। अब ये तो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। अब जो मोस्ट कॉमन आता है, वैसे ये चीज़ बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ जाए 4th ईयर के और 3rd ईयर के, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब बहुत बच्चे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, लेकिन सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्जरी हो रही है तो आपको क्या है, प्री ऑपरेटिव में ध्यान रखोगे आप। प्री ऑपरेटिव में सबसे पहले हम वाइटल साइन चेक करते हैं पेशेंट का, यही तो करेंगे। वाइटल साइन चेक करने के साथ साथ और क्या करेंगे, जनरल हेल्थ कंडीशन देखेंगे, जनरल हेल्थ भी देख लेंगे, बाकी कोई कंडीशन तो नहीं हो रही है। तीसरी चीज़, पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया आपने, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। चौथा, कंसर्ट लेना ज़रूरी है, राइटिंग कंसर्ट। वैसे ही डॉक्टर का काम होता है, ठीक है, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है राइटिंग कंसर्ट। पांचवा, आप उसका जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट करोगे पेशेंट को, क्योंकि हो सकता है उसको डर लगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इससे क्या होगा, जो आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब पेशेंट रिकवरी जल्दी करेगा। ठीक, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहती है प्री ऑपरेटिव में बहुत सारे केसेस में, तो हम पेशेंट के जितने भी उसकी मेडिकेशन चल रही होती है, जो भी डाइट चल रही होती है, 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट को NPO पे रख देते हैं, नील पर ओरल। ठीक है, NPO पे रख देते हैं पेशेंट को, उसे कुछ भी नहीं देते। क्लियर। अब और क्या कर सकते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग में, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग में और क्या कर सकते हैं, पेशेंट के रिलेटिव को भी आपने इन्फॉर्म कर दिया, सारा कुछ हो गया। और अब पेशेंट को आप और क्या बता सकते हो कि पोस्ट, इसी प्री ऑपरेटिव में आप ये बता सकते हो कि पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, आपकी मेडिकेशंस कैसे कैसे यूज़ करनी हो सकती हैं, जो कि पेशेंट बाद में कंफ्यूज ना हो। दूसरा, आप कॉम्प्लिकेशन बता सकते हो कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, पहले ही बता दोगे ये भी। और आप क्या करोगे, पेशेंट को उसकी जो जहाँ पे अब्डोमेन साइड पे हम इंसिजन कर रहे हैं ना, तो स्किन साइड को प्रिपेयर करोगे, स्किन को प्रिपेयर करोगे साइड को। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है प्री ऑपरेटिव में ब्लड टेस्ट वगैरह करना। ठीक है, हो सकता है पेशेंट शॉक में चला जाए, तो उसको ज़रूरत हो सकती है उसका ब्लड ग्रुप की, या उसके जो भी क्लिनिकल फाइंडिंग है यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा, WBC RBC वगैरह। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिवली भी हम उसके ब्लड सैंपल वगैरह चेक करते हैं, तो ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुपिंग का भी पता चल सकता है, और उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग जो जो चीज़ें आएंगी वो भी आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दोगे। ब्लड टेस्ट कर दिया, और क्या कर सकते हो आप इसमें, अरे बताओ, इतनी सारी चीज़ें ये स्पेसिफिक हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 हो गई होंगी, तो लास्ट लिख देता हूँ मैं। अरे बाउल और ब्लैडर केयर भी तो करोगे, पेशेंट का ब्लैडर अगर हाफ सर्जरी में अगर फिल हो गया तो तब लेके जाओगे उसको, नहीं जाओगे ना। तो बाउल और ब्लैडर केयर भी हम करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ये प्री ऑपरेटिव बताया मैंने सारा। अब बताओ, ऑपरेटिव हो गया पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिवली हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वाइटल साइन ही चेक करते हैं पेशेंट में, लेकिन वाइटल साइन का क्या रहता है यहाँ पे, आप टेम्परेचर करते हो, BP चेक करते हो, हार्ट रेट चेक करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, TPR चेक करते हो, रेस्पिरेशन, सारा चीज़ चेक कर लिया आपने। अब इसमें हो क्या सकता है, वाइटल साइन जैसे ही पोस्ट ऑपरेटिवली आप चेक करोगे वैसे ही हो सकता है उनमें कोई अल्ट्रेशन हो। ठीक है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, या पल्स वगैरह कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसीलिए हम उसके 1 आवर बाद भी चेक करते हैं। ठीक है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिवली चेक कर लिया हमने पेशेंट की वार्ड में आते ही, उसके 1 आवर के बाद फिर पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करना होता है, थोड़ा सा स्टेबल हो गया तो पेशेंट। ठीक है, वार्ड में शिफ्ट करते ही आपने क्या करना है, पेशेंट का जो भी इंसिजन साइट है वहाँ पे चेक करना है। पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा, यहाँ पे आप वो तो वाइटल साइन में आपको पता चल जाएगा कि BP कम हो रहा है और ब्लड पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको पेशेंट का शॉक में भी हो सकता है। तो शॉक के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसीलिए तो हमने ब्लड ग्रुपिंग वगैरह चेक करी थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्लूइड वगैरह दे सकते हो।
अगला जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वो मेडिसिन तो देनी ही है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आपने दे दी। और क्या हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिवली? हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है, आपने अप्रॉक्स 6 to 8 आवर में, क्या आपने 6 to 8 आवर में पेशेंट की लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देनी है। कौन सी डाइट? लिक्विड डाइट। क्यों? क्योंकि अभी अभी ऑपरेटिव हुआ है, डायरेक्टली सॉलिड दोगे तो हो सकता है डाइजेशन में प्रॉब्लम हो और इंसिजन साइड पे फिर दिक्कत हो सकती है। आपने हर 6 आवर में पेशेंट की जो ड्रेसिंग है वो चेंज करनी है, ठीक है। कैसे टेक्निक से? असेप्टिक टेक्निक से, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। बेटाडीन सॉल्यूशन वगैरह उसके लिए आप ट्रे वगैरह प्रिपेयर कर लोगे। क्लियर हो गया इतना? तो ये हमारा था आपका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो ये आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव पूछा जा सकता है, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है। थैंक यू।